Hello students, welcome to the channel of Legalite Academy. So in today's video, we are going to discuss some important landmark judgments of the year 2025. So okay, without further ado, the first case is Amlesh Kumar versus State of Bihar. अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के फैक्ट्स क्या थे? तो यहाँ पर अमलेश कुमार पर कुछ चार्जेस लगे थे, जैसे कि डाउरी, हैरेसमेंट एज वेल एज डिसअपीयरेंस ऑफ वाइफ। इन सभी चार्जेस के चलते इनका केस पटना हाई कोर्ट में चल रहा था। पटना हाई कोर्ट अमलेश कुमार को बेल ग्रांट करने वाली थी। इससे पहले पटना हाई कोर्ट अमलेश कुमार को बेल ग्रांट करती, पुलिस पटना हाईकोर्ट को बोलती है कि आप अभी इनको बेल मत ग्रांट करो, हमें पहले इनका नार्को एनालिसिस कराना है, क्योंकि पुलिस को और एविडेंसेस चाहिए। तो पुलिस कोर्ट को बोलती है कि हम पहले इनका नार्को एनालिसिस करेंगे, आप अभी इनको बेल ग्रांट मत करो। तो यहाँ पे अक्यूज्ड, क्योंकि अक्यूज का इनवॉलंटरीली नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना होता है, तो अक्यूज इस डिसीजन को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अक्यूज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और अक्यूज सुप्रीम कोर्ट में बोलता है दैट अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अगर आप इनवॉलंटरीली किसी का नार्को एनालिसिस करोगे तो ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एज वेल एज राइट टू लाइफ में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ऐसा ही कहा गया था 2010 की लैंडमार्क जजमेंट में, दैट वाज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी यही कहा गया कि अगर आपको किसी का नार्को एनालिसिस करवाना है तो नार्को एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आप किसी की कंडक्ट के साथ ही, किसी की कंसेंट के साथ ही कंडक्ट कर सकते हो। इनवॉलंटरीली नार्को एनालिसिस ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो जाएगा। ओके, सो नार्को एनालिसिस होता क्या है? नार्को एनालिसिस में सोडियम पेंटोथल आपको ड्रग दिया जाता है, जिसके बाद कोई भी पर्सन सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। क्योंकि अब आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो तो आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमें इतना एक्सपेक्टेड है कि आप उनका ऑनेस्टली आंसर करोगे। तो दिस इज हाउ नार्को एनालिसिस टेस्ट इज कंडक्टेड। लेटर ऑन इसमें मेजर जजमेंट ये थी कि अगर किसी भी पर्सन का आप इनवॉलंटरीली यानी कि बिना उसकी कंसेंट से नार्को एनालिसिस करोगे तो ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। इनवॉलंटरीली नार्को एनालिसिस में जो भी आपको आंसर्स मिले हैं वो आप कोर्ट में एडमिट नहीं कर सकते। लेटर ऑन in this judgment, this was the judge bench and these were relevant provision under article 20 clause 3 right against self incrimination, section 439 of CRPC as well as section 27 of Indian Evidence Act जो evidences की admissibility की बात करता है। इस केस में कोर्ट ने जजमेंट कुछ ऐसी दी। पहला, अगर आप इनवॉलंटरीली किसी का नार्को एनालिसिस करोगे, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करोगे, पॉलीग्राफी टेस्ट करोगे, तो इसमें जो भी चीजें पता चली है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी, वो बेसिकली लीगल नहीं होगी। तो इनवॉलंटरीली टेस्ट करोगे तो वो लीगल नहीं है। दूसरी चीज जो कोर्ट में कही, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 ऑलरेडी ये बोल चुका है कि जब भी आप किसी का नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ वॉलंटरीली हो सकता है, इनवॉलंटरी नहीं होगा। नेक्स्ट, कोई भी नए फैक्ट्स अगर किसी का नार्को एनालिसिस कंडक्ट किया जा रहा है, नार्को एनालिसिस करते वक्त अगर कोई पर्सन कोई भी फैक्ट्स बोलता है, जैसे नार्को एनालिसिस हो रहा है और किसी ने बोला कि उन्होंने चाकू से मर्डर किया और चाकू को कुएं के अंदर छुपाया है, तो ये सारी जो भी नई फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है जो नार्को एनालिसिस के दौरान मिल रही है, इन सारी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को एडमिसिबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बाद जो भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, अब जो भी नार्को एनालिसिस में जो भी अक्यूज बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि ऑन द फेस ऑफ इट हम सारी बातों को सच मान के कोर्ट में एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ नार्को एनालिसिस में बोला गया सच, सिर्फ उस बेसिस पे हम किसी की गिल्ट या इनोसेंस 100% प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोल एविडेंस नहीं होता। नार्को एनालिसिस में जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको हम बेसिस ऑफ कन्विक्शन यूज नहीं कर सकते। लास्ट, अक्यूज के पास भी राइट है कि वो खुद अपना नार्को एनालिसिस करवा सकता है अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए, लेकिन ये जो राइट है ये इनडिफीजिबल नहीं है। इनडिफीजिबल मतलब अगर अक्यूज को अपनी इनोसेंस के लिए अपना ही नार्को एनालिसिस कराना है तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो नार्को एनालिसिस करवा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कि अगर आप किसी का भी नार्को एनालिसिस करवाते हो तो वहां
पर अक्यूज की कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट नहीं होगी तो यह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 की इंफ्रिंजमेंट होगी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट केस। ओके, so next case is Tamil Nadu governor case. So this was the most talked case in 2025 और ये इतना डिस्कस्ड केस था कि क्लैट 2025 में एक पूरा पैसेज इसी में आया था। ठीक है, क्लैट का 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूरा लीगल रीजनिंग का एक कंप्लीट पैसेज तमिलनाडु गवर्नर केस पे था। ऑलराइट, तो इस केस में होता क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि कोर्ट में एक्ट कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है, कोर्ट में नहीं, पार्लियामेंट में एक्ट कैसे बनता है, तो पार्लियामेंट में सबसे पहले कोई बिल आएगा, दोनों हाउसेस बिल को पास कर देंगे। लेटर ऑन जैसे ही उस बिल को प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देंगे, अब वो बिल एक एक्ट बन जाएगा। तो बिल से एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उस बिल को अपनी एसेंट दे देते हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने 10 बिल्स पास कर दिए थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने 10 बिल पास कर दिए। उन सारे बिल्स को उन्होंने गवर्नर के पास भेज दिया। गवर्नर इनएक्टिव थे उन बिल्स को लेके। 2-3 साल से जो गवर्नर हैं RN रवि, उनका कोई रिएक्शन नहीं था इन बिल्स को लेके। इसी चीज से परेशान होके तमिलनाडु स्टेट असेंबली पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि उन्होंने इतने 10 से 12 बिल्स पास किए हैं और इन बिल्स पे गवर्नर का कोई रिएक्शन नहीं है। अब इन चीज को चलते चलते गवर्नर के पास जितने भी 10 बिल्स थे वो गवर्नर ने सारे बिल्स को रिजेक्ट कर दिया और वापस से स्टेट असेंबली के पास भेज दिया। स्टेट असेंबली ने उन बिल्स को दोबारा से पास किया और फिर से गवर्नर के पास भेज दिया। अब इन बिल्स को गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। तो क्या हो रहा है, पहले स्टेट असेंबली ने बिल्स पास करे, गवर्नर के पास भेजे, काफी साल तक गवर्नर का कोई रिएक्शन नहीं। स्टेट असेंबली पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब गवर्नर ने क्या किया, बिल्स को रिजेक्ट किया, वापस असेंबली में भेजा। असेंबली ने वापस से बिल्स को पास करके गवर्नर के पास भेजा और गवर्नर ने फाइनली इन बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करवा दिया, पार्क करवा दिया। अब जब हम बात करते हैं गवर्नर की पावर्स की अंडर आर्टिकल 200, जब भी गवर्नर के पास कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल भेजती है तो पहली पावर है या तो गवर्नर उसको सिग्नेचर करके अपनी एसेंट दे दे, अपनी कंसेंट दे दे, वो बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा, या वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। अगर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट असेंबली को कोई बिल रिटर्न करते हैं और स्टेट असेंबली दोबारा से उस बिल को गवर्नर के पास भेजती है तो अब उस बिल को गवर्नर की एसेंट देनी पड़ेगी, उस बिल को गवर्नर की एसेंट मिल जाएगी। लास्ट है, तीसरा ऑप्शन है, अगर कोई बिल जो हाई कोर्ट की पावर्स की बात कर रहा है या फिर सेंटर की पावर्स की बात कर रहा है तो उन बिल्स को गवर्नर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करा सकते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट के पास पार्क करा सकते हैं अंडर आर्टिकल 201। और आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के पास पावर है, या तो वो इस बिल को एसेंट दे देंगे, विदहोल्ड कर लेंगे अपनी एसेंट, या फिर इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 एड एंड एडवाइस की बात करता है। जब भी गवर्नर कोई भी बिल को अपनी एसेंट देते हैं तो वहां पे गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उनका जो भी डिसीजन होता है इट इज ऑल्सो गाइडेड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर अगर कोई भी एक्शन लेंगे तो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उनको एक एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 142 जो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। नेक्स्ट, सो इन दिस केस जजमेंट, ये प्रीवियस जजमेंट है, ठीक है। इसके बाद इस केस को फिर से चैलेंज किया था और उसमें फिर से एक नई जजमेंट आई थी। तो प्रीवियस जजमेंट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नर जो है वो इनडेफिनेट पीरियड तक, ठीक है, काफी इनडेफिनेट पीरियड तक इन बिल्स को अपने पास नहीं रख सकता। अगर गवर्नर इनडेफिनेट पीरियड तक बिल्स को अपने पास रखते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्योंकि ये स्लो डाउन कर देता है मशीनरी को, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई बिल गवर्नर ने वापस से स्टेट असेंबली के पास भेजा, ठीक है, असेंबली ने
लेजिस्लेटिव असेंबली ने गवर्नर के पास कोई बिल भेजा, गवर्नर ने दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई बिल भेजा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली रिकंसिडर करके चेंज करे या ना करे, दोबारा से गवर्नर के पास वो बिल भेज देगी, तो गवर्नर को अब उसको अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। नाउ द गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन इट। नेक्स्ट, गवर्नर जो है बाउंड है एडवाइस लेने के लिए ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी गवर्नर डिसीजन लेंगे उसमें उनको एड और एडवाइस लेनी पड़ेगी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लास्ट है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के अंडर ये जो 10 बिल्स थे जो कभी असेंबली से गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास पहुंच रहे थे, इन 10 के 10 बिल को हमने डीम्ड एसेंट दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गवर्नर पे लगाया टाइम पीरियड। ठीक है, गवर्नर पे एक टाइम लिमिट लगी कि इतना टाइम आपके पास है, इतने मंथ्स आपके पास है, इसी के अंदर आपको एसेंट देनी है, इतने मंथ तक आप विदहोल्ड कर सकते हो और इतने टाइम तक आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो पहला, देयर वाज अ टाइम लिमिट। अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर रिएक्ट नहीं करोगे तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा, अगर कोई बिल रीपास हो रहा है, दोबारा से आपके पास आ रहा है, तो आपको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। तीसरा, गवर्नर को एड और एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और चौथा, जो पुराने 10 बिल्स थे जो तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिए, उनको हम डीम्ड एसेंट दे देंगे, माना जाएगा कि वो बिल पास हो चुके हैं। ओके, अब लेटर ऑन जब ये जजमेंट आई उसके बाद मेजर 3 क्वेश्चंस आए। सबसे पहला क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो गवर्नर पे आप टाइमलाइन लगा रहे हो, क्या ये टाइमलाइन प्रेसिडेंट पे भी लागू होगी? क्या कोर्ट्स डीम्ड एसेंट्स, आने वाले बिल को भी अपनी डीम्ड एसेंट दे सकते हैं? और क्या गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन में ही डिसीजन ले सकते हैं? ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सारे ड्राफ्ट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए। सो दिस वाज द केस। प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस ड्राफ्ट करे थे। इन क्वेश्चंस को हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कोर्ट, सबसे पहला जजमेंट ये था, कोर्ट ने इस केस के चलते इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी, अपनी पुरानी वाली जजमेंट को चेंज भी किया। सबसे पहला कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे ना जब भी गवर्नर कोई बिल लेकर बैठे हैं, ठीक है, तो कोर्ट उनका इनएक्शन चेक कर सकती है, उनसे क्वेश्चन कर सकती है कि आप एक्शन लो, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, लेकिन उन पे टाइम लिमिट नहीं लगा सकती। पुरानी वाली जजमेंट ने हमने टाइम लिमिट्स लगाई थी, प्रिस्क्राइब करी थी, बट ये जजमेंट कह रही है कि आप टाइम लिमिट नहीं लगा सकते, आप उनके इनएक्शन को क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा है, ये जो डीम्ड एसेंट होगी बिल्स को, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पुराने 10 बिल्स को जो हमने डीम्ड एसेंट दी थी वो स्टैंड अलोन प्रोविजन था, उन बिल्स को हमने कर दिया पास, लेकिन इसके अलावा अगर ऐसा कोई बिल होगा तो उसको मान नहीं लिया जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नर के पास लिमिटेड डिस्क्रेशन है, लेकिन गवर्नर कैबिनेट की एडवाइस से बाउंड नहीं होते। जितना भी पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं, वो एडवाइस गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं होगी, गवर्नर पे डिपेंड करता है कि वो मानेंगे या नहीं। लास्ट है, गवर्नर का जो डिसीजन है, चाहे बिल को वो एसेंट दे रहे हैं, वो अपनी एसेंट विदहोल्ड कर रहे हैं, या फिर वो बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये जो डिसीजन है ये आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दीज डिसीजंस कैन नॉट बी चैलेंज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो डिसीजन होंगे गवर्नर के, इनको आप किसी भी कोर्ट में नहीं पूछ सकते। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट जजमेंट। अब दोनों जजमेंट्स को कंपेयर करें। पुरानी वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट दी कि इस समय के अंदर गवर्नर को रिएक्ट करना है। दूसरे वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वो इनएक्शन करेंगे तो कोर्ट उनसे क्वेश्चन कर सकती है। दूसरी चीज, दोनों ही जजमेंट्स में ये चीज क्लियर थी कि गवर्नर जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेंगे, ऑल्दो वो जो एडवाइस है वो उन पे बाइंडिंग नहीं होगी। पुराने वाले बिल्स को डीम्ड एसेंट दे दी थी जो स्टैंड अलोन प्रोविजन था, नए वाले बिल्स को डीम्ड एसेंट नहीं मिलेगी, अगर मिल गई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज गायत्री बालास्वामी वर्सेस नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। ये केस बेसिकली बात करता है आर्बिट्रेशन के बारे में। तो आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है,
वन इज लिटिगेशन, जब आप कोर्ट में जाके किसी चीज को चैलेंज करते हो। अगर आपको किसी ऑल्टरनेट तरीके से अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स करा सकते हैं। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दोनों पार्टीज होती हैं, एक आर्बिट्रेटर होता है, दोनों पार्टीज को सुना जाता है, उसके बाद आर्बिट्रेटर एक डिसीजन लेता है। जो डिसीजन आर्बिट्रेटर लेता है उस डिसीजन को हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड। ये जो आर्बिट्रल अवॉर्ड होता है ये दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट जजमेंट, इट इज ऑल्सो बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ द पार्टीज। तो ये दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है। अब पहले क्या होता था, अगर इस आर्बिट्रल अवॉर्ड में कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर है, टाइपिंग में कोई एरर हो गया, कोई भी क्लरिकल एरर है, तो इस बेसिस पे हम उसको कोर्ट में चैलेंज करते थे, ठीक है। सिर्फ कुछ ही ग्राउंड्स हैं जहां पे आप आर्बिट्रल अवॉर्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। जैसे आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर था वो बायस था, कोई क्लरिकल एरर्स थे, टाइपोग्राफिकल एरर्स थे, तो इन बेसिस पे हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बिफोर दिस जजमेंट अगर ऐसे कोई एरर होते थे तो कोर्ट क्या करता था, पूरे अवार्ड को सेट असाइड कर देता था। अगर आपकी जजमेंट में जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है, आर्बिट्रल अवार्ड में अगर कोई एरर्स हैं, आपने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट आपकी पूरी ही अवार्ड को सेट असाइड कर देता है। बट आफ्टर दिस जजमेंट इस केस में 5 जजेस की बेंच बैठी जिसके अंदर ये बोला गया कि ये जो सेट असाइड है ये कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेट असाइड क्या होता था, पहले आपकी कोई आर्बिट्रल अवार्ड आया, पूरे अवार्ड को ही हमने सेट असाइड कर दिया, अब दोबारा से आप आर्बिट्रेशन कराओ। सिर्फ टाइपोग्राफिकल या एरर कोई है तो इस बेसिस पे दोबारा से तो आर्बिट्रेशन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे कोर्ट की पावर को पूछा गया है अंडर सेक्शन 34 एंड 37 कि क्या कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती। सो कैन द कोर्ट मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड और नॉट। सो इसी चीज को आंसर करने के लिए द जजमेंट सेड कि कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के अंडर, ठीक है, लिमिटेशंस में रह के दे कैन मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड। दूसरी चीज, मॉडिफिकेशन परमिटेड कब होगी, तो मॉडिफिकेशन तब परमिटेड होगी जब अवार्ड सेवरेबल है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अगर जो वैलिड पार्ट है वो इनवैलिड पार्ट से आप सेपरेट कर सकते हो तो वैलिड वाले पार्ट को हम वैलिड मान लेंगे, ठीक है। लीगल पार्ट को हम वहां पे सेपरेट कर सकते हैं तो वो वैलिड हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई क्लरिकल कॉम्प्यूटेशनल एरर है तो भी आप कोर्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट में करेक्शन करानी है तो कोर्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है। एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो इन सारे पॉइंट्स को ठीक करने के लिए अगर कोर्ट में आप आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज करते हो तो कोर्ट इस आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है, लेकिन कोर्ट रीइवैल्यूएट नहीं कर सकता आपके एविडेंस को, एज वेल एज कोर्ट एपिलिएट फोरम नहीं बन सकता। एपिलिएट फोरम का मतलब है कि आर्बिट्रल अवार्ड आया और आपने उस आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में जाके अपील कर दिया, तो ये अपील वाली जो पावर है ये आपके पास नहीं है, ठीक है। कोर्ट डज नॉट एक्ट एज एन अपीलिएट फोरम फॉर योर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस बात करता है महनूर फातिमा के बारे में। 2025 की सबसे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी ये। इट वाज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉ में रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप क्या होती है, इस सारी चीजों के रिगार्डिंग देयर वाज अ लैंडमार्क जजमेंट इन दिस केस। नाउ केस के फैक्ट्स क्या थे, केस हुआ क्या था। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी लॉ की बात करते हैं। जब भी आपको किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, ट्रांसफर करनी है, तो आप कुछ ऐसी चीजें यूज करते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करते हो, विल के थ्रू करते हो, सेल अग्रीमेंट बनाते हो और देयर शुड बी अ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपके पास उसके ओनरशिप राइट्स नहीं आएंगे। रजिस्ट्रेशन कब तक होता है? 3 to 4 मंथ्स का आपके पास टाइम पीरियड है कि आप इसको रजिस्टर कराओ। नेक्स्ट, महनूर फातिमा के केस में महनूर फातिमा और कुछ बायर्स थे जिन्होंने भावना सोसाइटी से इतने एकड़ लैंड लिया था।
लेटर ऑन ये जो जितना भी लैंड महनूर फातिमा ने लिया था, इस पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने वैलिड रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, महनूर फातिमा ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेटर ऑन ये पता चला कि ये जो भावना सोसाइटी के पास लैंड था, ये सारा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1975 में पूरा एरिया स्टेट के अंडर चला गया। तो ये जो प्रॉपर्टी भावना सोसाइटी के पास है, वो भावना सोसाइटी की नहीं थी, वो स्टेट की थी। तो भावना सोसाइटी स्टार्टिंग में कभी भी उस प्रॉपर्टी के रियल ओनरशिप में थे ही नहीं। तो क्योंकि इनके पास ओनरशिप नहीं थी, तो ये कैसे किसी प्रॉपर्टी को वैलिड तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। सो लेटर ऑन स्टेट ने यहीं पे इस चीज को क्वेश्चन किया कि ये जो महनूर फातिमा है और जो बायर्स है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, स्टेट की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। तो इसी के चलते अब यहाँ पे प्रोविजंस बेसिकली है सेक्शन 17 एंड 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 17 बात करता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कंपल्सरीली रजिस्टर कराने जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे आपके इनवैलिड हो जाएंगे। दूसरा है सेक्शन 49 जो ये कह रहा है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट है तो वहां पे जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी राइट्स का वो होगा ही नहीं। अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और उन्होंने वो वैलिड तरीके से रजिस्टर नहीं कराई, द ट्रांसफर विल बी इनवैलिड। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आया है कि महनूर फातिमा ने रजिस्ट्रेशन करा ली थी सेल डीड की, सो कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड अलोन confer ownership right if the seller has no valid title। मेरे पास वैलिड टाइटल नहीं है, मैंने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, सामने वाले पर्सन ने प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा ली, क्या ये ट्रांसफर वैलिड रहेगा? सो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड, पहला रजिस्ट्रेशन जो है ओनरशिप राइट नहीं बनाता अगर सेलर के पास वैलिड टाइटल नहीं है। अगर जो सेलर है उसी के पास ओनरशिप नहीं है, उसी के पास वैलिड टाइटल नहीं है, तो यहाँ पर अगर ट्रांसफर हो भी गया, सामने वाला अगर रजिस्ट्रेशन करवा भी ले तो ओनरशिप वैलिड नहीं होगी, वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, जब भी हम स्टेट के और प्राइवेट लॉज की बात करते हैं, प्राइवेट क्लेम्स की बात करते हैं, तो स्टेट के राइट्स जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लेम्स। तो वो जो प्रॉपर्टी थी जो 1975 में क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में स्टेट के पास चली गई, तो दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू द स्टेट। भावना सोसाइटी की वो प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि भावना सोसाइटी के पास उसका वैलिड टाइटल नहीं था तो वो उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। लास्ट, यहाँ पर जो रिट प्रोटेक्शन हमने लगाई थी आर्टिकल 226 में, ये रिट प्रोटेक्शन भी वैलिड नहीं होगी सिंस देयर वाज नो वैलिड ट्रांसफर। ओनरशिप ही नहीं है, जब मैं किसी लैंड की ओनर ही नहीं हूं तो मैं उसको वैलिड तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर मैंने ट्रांसफर कर भी दिया तो अगर सामने वाला पर्सन उसको रजिस्टर करवा भी लेगा तो भी ट्रांसफर वैलिड नहीं है। सो यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द थिंग। अगर आप ओनर हो तभी आप उसका वैलिड ट्रांसफर करा सकते हो, और ट्रांसफर वैलिड तभी होगा जब वो लेटर ऑन रजिस्टर्ड है। Anyways, this was all about this case. So I hope all of these landmark judgments are clear to you. So the rest of the landmark judgments of the year 2025 will be discussed in the next video. Thank you for joining.